सावी एक मिडिल क्लास लड़की होती है। वो अपने माता पिता सुजाता और गोपाल और छोटे भाई नक्श के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, बोलो। देखो ना, कितने दिनों से मैं ये डब्बा फोन इस्तेमाल कर रही हूँ। अचानक से बंद पड़ जाता है और अचानक से चालू भी हो जाता है। मुझे तो इसका कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए मुझे भी बाकियों की तरह एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं उसका सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है भाग्यवान, जानता हूँ मैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। बस थोड़े दिनों बाद पैसे आने पर मैं तुम्हारे लिए नया फोन खरीद दूंगा। अरे आपके तो थोड़े दिन कभी नहीं आते, बस उम्मीद दिलाते रहते हो मुझे। सावी बेटा, कुछ तो बोल अपने पापा को। अब मैं भी इसमें क्या बोलूँ माँ, आपके भी अलग ही चस्के हैं और आपको तो बस फोन पर बात ही तो करनी होती है। तो आप एक सादा सा डब्बा फोन क्यों नहीं ले लेती? आखिर स्मार्टफोन की आपको क्या जरूरत है? पर बेटा, आजकल स्मार्टफोन के जरिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि गांव में अपने परिवार वालों से वो क्या कहते हैं, हाँ, वीडियो कॉल पर मैं बात कर सकूंगी। फिर वो व्हाट्सएप पे बातचीत कर पाऊंगी। अरे कितना कुछ होता है उसमें। खैर, चलिए जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है माँ। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ मैं। फिर सुजाता सावी को टिफिन देती है, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब से ये लड़की काम पर जाने लगी है, इसमें तो एक अलग ही अकड़ आ गई है। पर ये तो ऐसे बंठन कर जाती है जैसे कि ये कंपनी की मालकिन हो, और घर में तो एक रुपया भी नहीं देती। अब जाने दीजिए ना, वो अपने भविष्य के लिए बचत कर रही है, और ऐसे अपनी ही बेटी से पैसे मांगना सही लगता है क्या? ऐसी बात नहीं है सुजाता, मैं उससे कोई पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन थोड़ी बहुत आशा तो रहती ही है ना कि पैसे ना सही, लेकिन घर वालों के लिए कुछ लेकर आए। और उससे तो ये भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लगता है कि पैसे कमाने के बाद में उसके स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा जी, आप भरोसा रखिए। सावी को उस महीने इंसेंटिव्स के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और फिर वो उन पैसों में से 10,000 के केवल ब्रांडेड कपड़े ही खरीदती है। और ये देखकर सुजाता और गोपाल हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? ये 2 जोड़ी कपड़े बस 10,000 में आए हैं? बाप रे! अरे क्या माँ, आप भी, ये ब्रांडेड कपड़े हैं ना, इसलिए इतने महंगे हैं। देखो सावी, मैं जानता हूं कि तुम पैसे कमाती हो, तो उसका सही से इस्तेमाल भी किया करो। अरे 10,000 रुपए भी कोई कपड़ों में खर्च कर देता है क्या? बेवकूफ कहीं की। अरे पापा, अब मुझे बाहर बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है ना, इसलिए मेरा टिप टॉप रहना बहुत जरूरी है। अरे माना कि तुझे बाहर लोगों के बीच जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए तू सस्ते दाम में भी अच्छे कपड़े खरीद सकती है ना। तो इतने महंगे कपड़े लेने की तुझे क्या जरूरत थी? अरे पर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ी ना पैसे किसी गलत जगह डुबाए हैं, बस कपड़े ही तो खरीदे हैं मैंने, और वो भी अपने लिए। फिर भी आप दोनों मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए हो। पहली बात तो ये है कि तुम इस तरह से हमारे साथ बात नहीं कर सकती, हम तेरे माता पिता हैं। और रही दूसरी बात, ये तेरे पैसे हैं, तुझे जिस तरह से खर्च करने हैं कर सकती है तू। हम तो बस यही कहेंगे कि उसे सही से इस्तेमाल कर। हाँ पापा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी कुछ भी गलत नहीं करेगी। फिर एक दिन, अरे अच्छा हुआ सावी जो तू आ गई। अब जाकर ये दूध पड़ोस की जमुना बहन के पास देकर आ, और उन्हें कह देना कि इसे रात भर फ्रिज में ही रखे, और मैं उनसे कल सुबह ले लूंगी ये दूध। क्या? हाँ बेटा, दरअसल हमारा फ्रिज अभी भी खराब है ना, और तेरे पापा के पास अब थोड़े दिन बाद पैसे आएंगे, इसीलिए हमें तब तक के लिए दूध जमुना बहन के फ्रिज में ही रखना होगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली किसी के पास, मुझे शर्म आती है। अरे पर इसमें कैसी शर्म बेटा? और नहीं तो क्या माँ, अरे अगर फ्रिज खराब है
तो आप इस दूध को उबाल कर रख दो ना, रात भर ये ठीक ही रहेगा। लेकिन नहीं, आप तो इतनी कंजूस हो कि आपको तो अब गैस भी बचाना है। अरे आप लोगों के इस कंजूसी के कारण ही हमारे इतने बुरे हाल हो रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है सावी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। फ्रिज खरीदते वक्त मैंने 1000 बार बोला था कि अगर ले रहे हो तो थोड़ा महंगा वाला ले लो ताकि ज्यादा साल तक टिक पाए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सस्ता वाला खरीदना था। पैसे जो बचाने थे आपको, पता नहीं इतने पैसे बचाकर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बकवास बंद कर सावी, और जरा तमीज से पेश आ। मैं आपसे तमीज से ही पेश आ रही हूँ माँ। अरे आप लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में भी नाक कटवा कर रख दी है मेरी। कभी जमुना काकी को फ्रिज में दूध रखने के लिए कह देती हूँ, तो कभी विद्या काकी से नमक चीनी लेती हूँ, तो कभी किसी और से कोई मदद मांगती हूँ, और इसीलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती। मुझे बहुत शर्म आती है माँ। देख बेटा, ये बात कभी मत भूलना कि पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह ही एक दूसरे की मदद करता है। अगर मैं उनसे मदद मांगती हूँ तो वो लोग भी तो मुझसे मदद मांगते हैं। और इसमें तेरी नाक कैसे कट गई भला? 4 पैसे क्या कमाने लगी तू? तेरे तो तेवर ही बदल चुके हैं। बात तेवर बदलने की नहीं है माँ, आप लोगों की सस्ती सोच है, और ना जाने कब सुधरोगे आप लोग। पर मैं ऐसे नहीं रहूंगी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं उसे मेंटेन करके ही रहूंगी। आप लोगों की तरह किसी से भी मदद नहीं मांगूंगी, फिर चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए। पर मैं मेरी इज्जत पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। अरे तू तो बस अपनी इज्जत ही देखती रहे। कब से इतनी स्वार्थी बन गई तू? जब देखो तब अपने बारे में ही सोचती रहती है। मेरी एक बात गांठ बांध ले तू, जिंदगी में आगे तेरे काम आएगी। ये जो तू अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए लोगों के सामने अमीर और अच्छे बनने का जो दिखावा करती है ना, इसे करना बंद कर दे और इज्जत की जगह अपने कर्मों को बरकरार रख। ये सब बस कहने वाली बातें होती है माँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपकी इज्जत अगर अच्छी रही तो आपको सम्मान भी जरूर मिलेगा। ये हकीकत नहीं है सावी। अरे तेरे स्वभाव से ही तेरी अच्छाई झलकती है। और अगर मैं ये कहूँ कि तुझे ये बात पहले से पता थी कि मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए था और तेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इतना सब मालूम होने के बाद भी तूने अपने लिए महंगे कपड़े खरीद लिए, और वो भी पूरे 10,000 रुपए के, लेकिन अपनी माँ के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ पर भी तूने अपनी इज्जत के बारे में ही सोचा, ना कि अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में। अरे माँ, अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों? सच कहा तो बुरा लगा ना? अरे मुझे तो तुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है, पर तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था ना। चल अब जा यहाँ से। मैं नक्श को भेज दूंगी जमुना बहन के घर, लेकिन आइंदा से मुझसे या अपने पापा से जबान लड़ाने से पहले 100 बार सोचना, समझे कि नहीं? सुजाता की बातें सुनकर सावी की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, ओ माय गॉड सावी, आज का तेरा ये आउटफिट तो बहुत ही मस्त है यार। अरे तू तो इस कंपनी की मालकिन लग रही है। थैंक यू सो मच डिम्पल। वेलकम सावी। वैसे ये कपड़े बहुत महंगे होंगे ना? मुझे पता है, इसका तो बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ डिम्पल, तूने सही कहा, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। अब क्या करूँ यार, मुझसे सस्ते कपड़े पहने ही नहीं जाते। बचपन से ही ऐसी हूं मैं। मेरे नाइट सूट भी 5,000 से कम नहीं होते थे। पापा की परी हूं ना मैं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वाह यार, तेरा तो मस्त है। वो तो है, और तुझे पता है, मेरे घर वाले तो मुझे इस जॉब पर आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आती हूँ क्योंकि मुझे खुद के बलबूते कुछ करना है। वरना मेरे पापा के होते हुए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं है। हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। काश यार, मेरी भी लाइफ तेरी तरह होती, लेकिन तब मैं एक जॉब वगैरह नहीं करती, मस्त अपने पापा के पैसों पर ऐश करती और फिर किसी अमीर और गोरी चिट्टे लड़के से शादी करती।
ये तो तेरी सोच है डिम्पल, पर मेरी सोच काफी अलग है। मुझे वो सारा संघर्ष करना है जो बाकी के लोग करते हैं। अपनी मेहनत और हिम्मत पर सब हासिल करते हैं, जैसे कि मेरे पापा ने किया था। वो भी पहले अकेले ही थे, फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया। सही है यार, तू जो भी करे उसमें तरक्की पाए, यही मेरी दुआ है। हाउ स्वीट डिम्पल। शुक्रिया बहन। चलो अब अंदर जाते हैं, वरना लेट होने पर बॉस चिल्लाएंगे। हाँ यार, चल। सावी जहाँ भी जाती एकदम अमीरों की तरह रहती और सबको झूठ पे झूठ कहती रहती। ऐसे ही एक दिन, बाप रे, नक्श की स्कूल फीस भरते भरते तो मैं थक गया हूँ। किसी मामूली स्कूल में इसकी भर्ती कर देते तो सही रहता। आप सही कह रहे हैं, ये स्कूल फीस तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब बहुत हो गया भाग्यवान, मुझ अकेले से इतना सब नहीं हो पाएगा। और मैं अब नक्श को एक मामूली स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। इस अमीरों वाली स्कूल में फीस भर भर के मैं कंगाल हो जाऊंगा एक दिन। सावी के कहने पर ही हमने नक्श को उस स्कूल में डाला था, पर अब वो वहां पर नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल मत करना। तू तो चुप ही बैठ सावी। तेरी इज्जत बनाए रखने के लिए तूने नक्श को वहां पर पढ़ने भेजा है, लेकिन अब हमसे वहां की फीस नहीं भरी जाएगी। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए ना उसकी, मैं हूं ना, मैं फीस भर दूंगी। हाँ पापा, हर महीने की नक्श की स्कूल फीस मैं दे दूंगी। और माँ, आपको भी नया फोन चाहिए था ना, मैं दिलाऊंगी आपको नया फोन। अरे मैं सब जानती हूँ कि तू फिर से ये सब दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कर रही है, ताकि लोग कह सके कि तेरी माँ के पास स्मार्टफोन है और तेरा भाई इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन माफ करना, मैं ना तो तेरा कोई फोन स्वीकारूंगी और ना ही तेरे पैसे से अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ने भेजूंगी। क्या? तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है सावी। अरे जब तुझे अपनी माँ और भाई की इतनी ही पड़ी है, तो पहले क्यों नहीं भरे तूने उनके लिए पैसे? पहले क्यों नहीं दिलाया तूने अपनी माँ को स्मार्टफोन? इसलिए अब ये दिखावा करना बंद कर, वरना एक दिन इसी में उलझ कर रह जाएगी तू। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और सावी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इन लोगों के कारण मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक कभी नहीं रहती। हर बार ये लोग अपनी चीप हरकतों के कारण मेरी इमेज खराब कर देते हैं। और अब जब नक्श दूसरी मामूली स्कूल में पढ़ने जाएगा, तब लोग वापस कोई ना कोई बातें बनाकर ही रहेंगे। फिर एक दिन जब सावी और डिम्पल दोनों जॉब से घर निकलते हैं, तभी सावी अपनी पर्स भूल जाती है। ओह नो, सावी तो अपनी पर्स यहीं पर भूल के गई है। मुझे उसे ये पर्स अभी लौटानी होगी। सावी, सावी, अरे ये तो गाड़ी में बैठकर चली गई। एक काम करती हूँ, मैं भी गाड़ी में बैठकर इसके पीछे चली जाती हूँ। अब डिम्पल भी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सावी की गाड़ी का पीछा करती है। ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। अब इसके पीछे पीछे जाकर ही इसे ये पर्स देनी होगी मुझे। ऊपर से कल तो रविवार है, इसीलिए हमारी छुट्टी होगी। और अगर मैंने ये पर्स उसे नहीं दी तो सावी के लिए दिक्कत हो सकती है। चलो, इसी बहाने आज सावी के घर के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे भी उसका आलीशान घर देखना है। अब सावी घर पहुंचती है और वो घर के अंदर जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर डिम्पल की कैब आ जाती है और वो कैब से उतरकर सावी को जोर से आवाज लगाती है। सावी, रुक जा बहन। अरे नहीं, ये पागल लड़की यहाँ तक आ गई, लेकिन क्यों और कैसे? और अब तो इसे सब पता चल जाएगा कि मैं कोई अपर क्लास नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। अब सावी बहुत घबरा जाती है। अरे सावी, ये तेरी पर्स तो भूल गई थी, इसीलिए मैं तुझे ये लौटाने आई हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच यार। लेकिन सावी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये तेरा घर है क्या? लेकिन तूने तो कहा था ना कि तू एक बड़े से बंगले में रहती है। अरे बाबा, ये मेरा घर नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी सहेली से मिलने आई हूँ, उसी का घर है ये। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि ये घर तेरा ही है। चल ठीक है फिर, अब तू जा सकती है। परसों मिलते हैं।
उतने में वहां पर स्कूल से लौटा हुआ नक्श आता है। अरे दीदी, आप आ गई। अरे बाप रे, कहीं डिम्पल के सामने ये मेरा भांडा ना फोड़ दे। अरे नक्श, वाओ, ये स्कूल यूनिफॉर्म तो शहर के वन ऑफ द टॉप स्कूल का है। मतलब ये नक्श इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने जाता है। हाँ दीदी, ग्रेट। पर पापा तो मेरा एडमिशन दूसरी। ओफो, ये नक्श भी ना। चलो नक्श, अंदर जाओ। हम यहाँ मेरी सहेली से मिलने आए हैं। तुम जाकर बैठ जाओ अंदर, मैं अभी आती हूँ। बाय डिम्पल, सी यू। ठीक है सावी, बाय। फिर डिम्पल वहां से चली जाती है। दीदी, आपने उस दीदी को झूठ क्यों बोला? ये तो हमारा ही घर है ना। और तुम थोड़ी ना किसी से मिलने आई हो यहाँ पर। तू तो आजकल बहुत सवाल पूछने लगा है। चुपचाप अंदर चल और अपने काम से काम रख। बुद्धू कहीं का। हे भगवान, आज तो मैंने जैसे तैसे मामला संभाल लिया, लेकिन मुझे अगली बार से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी इज्जत ही सबसे बढ़कर है। फिर बाद में नक्श अपने माता पिता को शादी के झूठ बोलने के बारे में बताता है। और तभी उसने जरूर अपनी सहेली डिम्पल के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ये सब कहा होगा। उसे तो अपने घर को भी अपना घर कहने में शर्म आती है। इतनी निर्लज्ज हो चुकी है ये लड़की, ना जाने कब सुधरेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते भाग्यवान। अब एक ही रास्ता है जिससे ये सावी सुधर सकती है, और वो है उसकी शादी। आपने बिल्कुल सही कहा जी। शादी के बाद अपने आप ससुराल की बंदिशों के चलते हुए सावी जरूर सुधर जाएगी। अरे यहाँ तो हम उसे कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन वहां ससुराल वाले उसे अच्छे से सुधारेंगे। ठीक है, फिर मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ कि हमारी सावी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढे। कोई ऐसा लड़का, ऐसा परिवार जहाँ सावी को अच्छे से सबक मिले और वो पूरी तरह सुधर जाए। पंडित जी अब सावी के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं और अंत में गोपाल और सुजाता को 2 लड़के पसंद आते हैं। सावी बेटा, हमने अपनी तरफ से ये 2 लड़के चुन लिए हैं। दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तुझे लेना है कि तुझे किसके साथ शादी करनी है। जी मुझे तो ये लग रहा है कि इसी लड़के को पक्का करते हैं जो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसे हर चीज की अहमियत पता होगी। वो ये दूसरा वाला तो अमीर लड़का है ना पंडित जी? हाँ सुजाता बहन, ये दूसरा वाला लड़का अमीर है, लेकिन इसका परिवार भी काफी अच्छा है। अब बाकी का फैसला आपके हाथों में है। नहीं माँ पापा, मैं इस मिडिल क्लास लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी बात आगे बढ़ानी है तो इस अमीर लड़के के साथ ही बढ़ाइए। मेरी हमेशा से यही तमन्ना थी कि मैं एक अमीर घराने की बहू बनूं, और तब तो मुझे कोई दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं साबी, हमारे हिसाब से ये मिडिल क्लास घराने का लड़का ही सही रहेगा। अमीर घराने में जाकर तुम और बिगड़ोगी, और वही अगर तुमने इस लड़के के साथ शादी की तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं पापा, प्लीज, बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का हर एक फैसला आपने ही लिया है, लेकिन अब मुझे शादी करनी है, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए। इसीलिए ये फैसला मुझे ही लेने दीजिए। और माँ पापा, मैं अगर शादी करूंगी तो वो अमीर लड़के से ही करूंगी, वरना किसी के साथ नहीं करूंगी। क्या? सावी की इस जिद के आगे सुजाता और गोपाल दोनों घुटने टेकते हैं और उसकी और अमीर लड़के की बात पक्की हो जाती है, जिसके बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद जब सावी अपने ससुराल में कदम रखती है तब वो एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये घर तो किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रहा। ये लोग तो मिडिल क्लास लग रहे हैं। क्या हुआ सावी, तुम किस सोच में पड़ गई? अरे बहू, अनंत और तुम दोनों अब विवाहित जोड़े हो। अब गृह प्रवेश के बाद तुम्हें पहले एक साथ मंदिर में दिया जलाना होगा, और उसी के बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाएगी। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इतना कहकर साबी वहां से उल्टे पांव घूमकर वापस अपने मायके चली जाती है। साबी, रुक जाओ साबी। अरे तेजस्विनी,
ये बहू को क्या हो गया? किसी ने उसे कुछ कह दिया क्या? नहीं जी, मैंने तो उसे अब तक कुछ भी नहीं कहा है। और अब तो ये अपशगुन ही हो गया। गृह प्रवेश करने के ठीक 2 मिनट के बाद बहू ने उल्टे पाँव कर दिए। सावी को वापस मायके में आए हुए देखकर गोपाल और सुजाता भी हैरान रह जाते हैं। अरे सावी, हमने अभी अभी तो तुझे विदा किया था, तो तू फिर से वापस क्यों आ गई? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। जिन लोगों को मैंने अमीर समझा था, वो लोग तो हमारी तरह मिडिल क्लास ही निकले। पंडित जी कहाँ पर है? बुलाओ उन्हें। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? रुको, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में पंडित जी आते हैं और वो अनंत के बारे में सारी जानकारी को वापस एक बार देखते हैं। हे भगवान, माफ करना मुझसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा यकीन मानिए, ये पहली बार ही हुआ है कि मैंने किसी को गलत जानकारी बता दी। मुझे लगा कि अनंत एक अमीर लड़का है। तो अब मैं क्या करूं पंडित जी? आपके कहने पर मैंने भरोसा किया और ना ही अनंत और उसके परिवार के बारे में कोई बैकग्राउंड भी चेक किया। लेकिन आज आपकी गलतफहमी के कारण मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूं? मेरी शादी तो हो गई, लेकिन ये सब आपके कारण हुआ है। अरे कैसे पंडित हो आप? माफ कर दो बेटा। अरे क्या माफ कर दो? सावी, पंडित जी से तमीज से बात करो। ये भी एक इंसान ही है और गलतियां तो हर किसी से होती है। इसलिए अब ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी ही इच्छा थी ना कि एक अमीर लड़की से शादी हो जाए। अब देखो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भाग्य ने भी तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है। बस कीजिए पापा, कम से कम आज के दिन तो कुछ मत सुनाइए। अरे सही कह रहे हैं तेरे पापा। अब जो हकीकत है उसे अपना ले और जो भी हुआ है उसे भाग्य का ही वरदान समझकर स्वीकार ले और अपने जीवन की नई शुरुआत कर। हाँ बेटी, शायद ये सब ऊपर वाले ने ही किया है। अब क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें अनंत के साथ रहकर ही मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लेवल का है ही नहीं। मुझे अमीर लड़के से ही शादी करनी थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर रह गई तो मेरी इज्जत और ज्यादा खराब हो जाएगी, और अगर वहां पर रही तो मुझे रोजाना मुश्किलों से गुजरना होगा। देख सावी, अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तू उस अनंत की बीवी और उसके घर की बहू बन चुकी है। इसीलिए अभी के अभी वहीं पर चली जा। बेफिजूल में अपनी और हमारी मुश्किलें और मत बढ़ा। अब सावी को ना चाहकर भी अपने ससुराल वापस लौटना ही पड़ता है और सुजाता तेजस्विनी को कॉल करके समझा देती है। माफ करना तेजस्विनी जी, लेकिन आप समझ ही सकती हो ना कि अचानक से सावी हम सबसे अलग हो गई और उसे उस नए घर को देखकर घबराहट हुई। इसीलिए वो वहां से भागकर यहाँ पर चली आई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है सुजाता जी, मैं समझ सकती हूँ। मैंने और उसके पापा ने उसे समझा दिया है और वह समझ भी गई है। इसीलिए आप और निर्मल भाई साहब निश्चिंत रहिए। जी ठीक है, आप और गोपाल भाई साहब भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम सावी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। देखना आप, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही आके रंग में रंग जाएगी और उसे अपने मायके जाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ससुराल ही उसका दूसरा मायका बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। फिर रात में जब सावी अनंत के साथ सोती है, तभी कूलर की आवाज से उसे नींद ही नहीं आती। सत्यानाश हो इस खटारे कूलर का। ये अनंत तो घोड़े बेचकर सो गया है, लेकिन मुझे तो इस आवाज में नींद ही नहीं आ रही। क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने कि मेरा और मेरा पति का कमरा एकदम आलीशान होगा, बड़ा सा बेड होगा, महंगा एसी, हर चीज एकदम हाई क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर तो हर एक चीज एकदम सस्ती और खटारा लग रही है। अब इस कूलर को ही देख लो, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। डिम्पल अब सावी की शादी की खबर सुनकर चकित रह जाती है
क्या यार सावी, तू तो एकदम छुपा रुस्तम निकली। अरे कम से कम मुझे तो बुला लेती शादी में। अब क्या करूं यार, वो अमीर लड़का तो मुझे देखते ही पागल हो गया और उसके घर वाले तो कुंडली मेल वगैरह में बहुत मानते हैं। इसलिए उन्होंने फौरन कुंडली मिलाई और मुहूर्त तो बस 2 दिन में ही खत्म होने वाला था। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में शादी करनी पड़ी। क्या? हाँ ना डिम्पल। और तुझे पता है, हमने एक 5 स्टार रिजॉर्ट में शादी की और अब हनीमून के लिए भी हम लोग विदेश जाने वाले हैं। कमाल है यार। खैर, अब मैं तो तेरी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन कम से कम फोटोज तो देख सकती हूँ ना। चल, जल्दी से दिखा मुझे कि मेरे अमीर जीजू कैसे दिखते हैं। अरे उसके लिए तो तुझे इंतजार करना होगा ना, क्योंकि फोटोग्राफर ने अभी तक सारे फोटोज नहीं दिए हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अरे क्या यार तू भी। लेकिन मैं भी क्या करूं डिम्पल, मुझे भी बेसब्री है और वो फोटोग्राफर भी बहुत हाई फाई है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। और एकदम क्वालिटी वाला काम करके देगा वो। और मैं थोड़ी ना किसी एड़े गेड़े नट्टू खेरे से अपनी शादी का फोटोशूट करा सकती हूँ। वो बात भी है यार। चल कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे अपनी शादी की फोटो जरूर दिखाना। हाँ बाबा, पक्का दिखाऊंगी। फिर अगले दिन, ये ले बहू, ये खानदानी गहने हैं, हमारी धरोहर। अरे माँ जी, ये पुराने गहने आप मुझे क्यों दे रही है? अपने पास ही रखिए इसे। अरे नहीं बहू, ये परंपरा है इस घर की, और ये गहने मुझे मेरी सास ने दिए थे, और अब मैं अपनी बहू यानी तुझे दे रही हूँ, और आगे भविष्य में तू इन खानदानी गहनों को अपनी बहू को देगी। ठीक है माँ जी, धन्यवाद। चल अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने से पहले तक भोग प्रसाद बना देना। आज तो तुझे काम को छुट्टी है ना, तो शाम का खाना कुछ अच्छे से ही बना देना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। इतना कहकर तेजस्विनी वहां से चली जाती है। पता नहीं ये बुढ़िया मुझे क्या पकड़ा गई है। अब ये ओल्ड फैशन गहने में कैसे पहनूंगी? खैर, अब दिए हैं तो रखने ही पड़ेंगे। चलो काम पर लग जाओ। क्या क्या सपने थे मेरे कि मेरे अमीर ससुराल में मेरे हाथ के नीचे 10-12 नौकर होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही एक नौकरानी बन गई हूँ। छुट्टी के दिन भी चैन से आराम करने नहीं मिल रहा। लेकिन अब किसे बताऊं मैं भी, मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। फिर कुछ दिनों के बाद सावी और अनंत हनीमून पर चले जाते हैं, और तभी हनीमून के लिए ला ला कर भी कहाँ लेकर आया है मेरा ये गधापति, इतने सस्ते रिसोर्ट में। काश मैं इससे ये शादी तोड़ देती और अपने घर चली जाती, लेकिन इज्जत की खातिर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तभी सावी को डिम्पल का मैसेज आता है, और सावी पहुंच गई पेरिस। लो, इस लड़की को लग रहा है कि मैं पेरिस गई हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं ये सड़ी हुई जगह पर आई हूँ। खैर, अब अपनी सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि मैं वाकई में पेरिस आई हूँ, वरना लोग मुझे गरीब समझ लेंगे। एक काम करती हूँ, अभी अनंत और मेरी फोटो एडिट करती हूँ, जिसके बैकग्राउंड में पेरिस का आईफिल टावर होगा, और ये देखकर मुझ पर कोई शक नहीं कर पाएगा। फिर सावी फोटोज एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, और जाने अनजाने में वो फोटोज अनंत भी देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। अरे सावी, तुमने सोशल मीडिया पर ये झूठी एडिटेड फोटोज क्यों डाली है? अरे नहीं, मैं तो इसे हाइड करना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? बताओ सावी, तुम चुप क्यों हो, और तुमने ये फोटोज एडिट करके क्यों डाली है? अरे तो फिर मैं और क्या करती? अब तुम तो मुझे इतनी सस्ती जगह लेकर आए हो, और अगर मैंने यहाँ की फोटोज डाली तो लोग मुझ पर हंसेंगे और खूब बातें बनाएंगे। क्या? हाँ अनंत, मैंने हमेशा से ही अपना स्टेटस एकदम हाई रखा है। हर पोस्ट और हर स्टोरी में एकदम कमाल की डालती हूँ। लेकिन सावी, अगर तुम्हें ये जगह इतनी ही नापसंद थी, तो तुम मुझे आने से पहले ही बता देती ना, तो हम किसी और जगह चले जाते। अरे बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि दूसरी जगह ले जाने पर तुम मुझ पर बड़े पैसे खर्च करने वाले थे। अरे तब भी तुम्हारा बजट वैसे का वैसा ही रहता।
मैं सब जानती हूँ। छोड़ो, पहले ही मेरा मूड खराब है और उस पर तुम और मत करो। अरे लेकिन सावी, मुझसे बात तो करो ना। ये अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है? सावी अपना मूड खराब रखकर पूरी ट्रिप खराब कर देती है। ऐसे ही एक रोज, ओ गॉड माची, जल्दी से निकली है बाहर। अब क्या दिन भर बाथरूम में ही बैठोगी क्या? मुझे भी नहाना है। ऑफिस के लिए देरी हो रही है मुझे। क्यों रे नालायक, इतना क्या चिल्ला रही थी तू? दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? तो आपको समझ नहीं आता क्या माजी? बाथरूम में कभी गाती रहती हो तो कभी अंदर ही खराटे मारते हुए सो जाती हो। अरे आपको क्या है, घर पर ही रहती हो दिन भर, लेकिन मुझे बाहर ऑफिस जाना होता है। अरे निकम्मी, तुझे ऑफिस के लिए निकलने में अभी और 1 घंटा बाकी है, तो इतनी क्या जल्दबाजी कर रही है तू? हाँ तो तैयार होने में मुझे आधा घंटा भी तो लगता है ना। अरे क्या हुआ है, सुबह सुबह क्यों हंगामा मचा रही हो आप दोनों? देखो अनंत, मैं कुछ नहीं जानती। ऊपरी मंजिल के किराएदार को खाली करवाओ और अब से तुम और मैं हम दोनों वहीं पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे एक ही बाथरूम है, एक ही रसोई है, और तो और हमारा कमरा भी काफी छोटा है, इसलिए मैं अब और एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो साबी? और बहू, वो हमारे किराएदार है, तो उन्हें हम रातों रात खाली करने के लिए नहीं कह सकते। और ऐसा तो नहीं है ना कि तुझे रोजाना देरी होती है। आज पहली बार ही देरी हुई है, तो तू इतना क्या सुना रही है? क्योंकि मुझे पता है माँ जी कि अब से ये ड्रामा रोजाना ही होने वाला है, और इसीलिए मुझे ऊपर जाना है। वहां पर अगर हम अलग से रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नहीं नहीं, तेरे अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। उन लोगों से हमें किराया मिलता है, और आती हुई लक्ष्मी को हम नहीं ठुकराएंगे, वो भी तेरे इस छोटे से नखरे के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। चल अब बातों में वक्त मत गवा और जा, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। फिर ऐसे ही एक रोज जब अनंत की चचेरी बहन का जन्मदिन होता है, तभी सावी उसके लिए एक बहुत ही महंगा तोहफा लाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहू, तूने इतना महंगा तोहफा क्यों लाया है? हाँ सावी, मुझे लगा कि तुम पैसे वापस लेकर आओगे, लेकिन तुमने तो मेरे सारे पैसे डुबा दिए, और इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ओफो अनंत, अब तुम्हारी ही कजिन का जन्मदिन है ना, और चाची जी और चाचा जी ने भी तुम्हें शादी में कितना अच्छा तोहफा दिया था। अरे वो शादी थी जो जिंदगी में एक ही बार होती है, तो उसमें उतना कीमती तोहफा देना भी बनता है। लेकिन ये तो जन्मदिन है ना, और वो तो हर साल आता रहता है, तो उसके लिए इतना महंगा तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी? अगलेट कही की। अरे माँ जी, अब हम जितना कॉस्टली गिफ्ट देंगे उतनी ही हमारी इज्जत बनी रहेगी, वरना हम उन्हें अगर ऐसे कुछ भी उठाकर दे देंगे तो वो लोग नाम भी रख सकते हैं। अरे मैंने तो उल्टा आप लोगों की लाज रखी है, और आप हो कि मुझे ही डांट रही हो। कमाल है। अरे लाज रखना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तेरे होते हुए हम तो जल्द ही कंगाल हो जाएंगे। और सावी, अगर इस तोहफे की जगह तुम कुछ सस्ता और अच्छा भी लेकर आ जाती तो उसमें भी मेरी बहन खुश हो जाती। वही तो, और वैसे भी हम लोग वहां पर जा रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर उन्हें दे रहे हैं, तो वही उनके लिए एक तोहफा है। आजकल के जमाने में लोग अक्सर महंगे महंगे तोहफे देते हैं और वक्त ही नहीं दे पाते, जबकि जरूरत तो सबको वक्त की ही होती है। एग्जैक्टली माँ, इसीलिए दिखावा कम और प्यार ज्यादा। जिंदगी जीने का यही तरीका होना चाहिए। जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना काम करने। आप लोग और आपकी ये सस्ती सोच, आपको ही मुबारक हो। इतना कहकर सावी अपने कमरे में चली जाती है। दिन ब दिन देख रही हो कि ये कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। हाँ माँ, मुझे भी उसका कुछ समझ ही नहीं आता कि इसे ऐसे अचानक से क्या हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब तेजस्विनी और सावी दोनों बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी अरे वाह बहू,
वो देख, उस दुकान में सेल लगी हुई है। अरे अब तक की ये सबसे बड़ी सेल है और मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। चल जल्दी से, आज तो जमकर खरीदारी करेंगे इस दुकान में। अरे नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े खरीदने वाली ही लड़की हूँ और मैं ये सेल वेल के कपड़े नहीं खरीदूंगी। और बाय चांस अगर मुझे किसी ने वहां पर देख लिया तो बेफिजुल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए सॉरी, लेकिन आप ही जाओ वहां पर। अरे तेरी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। चुपचाप चल मेरे साथ। देख कितनी भीड़ है वहां पर, तो उसमें तुझे कोई कैसे पहचान सकता है। चल जल्दी। मैंने कहा ना माँ जी, मुझे नहीं आना है वहां पर। अरे आप ही चली जाओ और तब तक मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। आपका होने के बाद आप आराम से आ जाना। अब सावी घर के लिए निकल जाती है और तेजस्विनी बाजार में अकेली ही रहती है। 2.5 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन तेजस्विनी अब तक नहीं आती, जिस कारण निर्मल और आनंद दोनों परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या है बहू? अरे तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अरे तू तेजस्विनी को उस भीड़ में छोड़कर आई ही क्यों? अगर तू कुछ देर तक उसके साथ रुक जाती तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला था? और अब ना जाने माँ कहाँ पर होगी। 2.5 घंटे हो गए हैं और उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। हद करती हो यार सावी। अनिल बेटा चल, अब हम दोनों को ही बाजार जाना होगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों तेजस्विनी को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि उतने में तेजस्विनी घर आ जाती है। अरे कहाँ रह गई थी तुम? बहू को घर आए 2.5 घंटे हो गए हैं। जी वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया और वहां दुकान में भी इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर पूरे 40 मिनट खड़े रहने के बाद आया। लेकिन माँ, आप ऐसी जगह पर जाती ही क्यों हो जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है? अब देखिए, एक सेल के कारण आपने कितनी दिक्कतें झेली। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बुरा नहीं गई हूँ मैं जो ये सब सहन ना कर सकूं। वो तो है माँ जी। ये लीजिए, पानी पीजिए। कोई जरूरत नहीं है तेरे पानी की। अरे आज तूने जो हरकत की है वो बिल्कुल अच्छी नहीं की। मुझे बाजार में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और हम कितना घबरा गए थे, ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। बहू, अपनी सास से माफी मांगो और आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना। पर पापा जी, अच्छा ठीक है, माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मुझे ये सेल वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आइंदा से मुझे वहां पर लेकर भी मत जाइए। अरे तुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन अपनी सास के आदेश को तुझे स्वीकारना ही होगा। और आज तेरी इज्जत के चक्कर में अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करती तू? बेवकूफ कहीं की। अरे क्या भी माँ जी, आप कोई 5 साल की दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हो जो अकेली रही तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। कोई लॉजिकल बात कीजिए ना। हमेशा यूं कुछ भी बात मत किया कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसी रहती हूँ एकदम सही से रहती हूँ और आप लोगों की तरह मेरी सोच सस्ती नहीं है। सावी का बदलता व्यवहार देखकर ससुराल वाले भी उससे नाराज रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुजाता सावी को कॉल करती है। और बेटी, कैसा है सब कुछ वहां पर? घुल मिल तो गई ना? आशा करती हूँ कि तेरी जिंदगी में अब काफी अच्छा बदलाव आया होगा। कुछ बदलाव नहीं आया है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरे साथ। जो रायता मैंने फैलाया है उसे ही समेट रही हूँ और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होता ना तो उस रात में दोबारा इस घर की चौखट पार ही नहीं करती। तो चिंता मत कर बेटा, सब नया नया है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लगेगा। लेकिन देखना, एक बार तो सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि तेरा जिंदगी जीने का नजरिया भी बदलेगा। चलिए माँ, अब आप भी मुझे बोर मत कीजिए। मैं पहले ही यहाँ के लोगों के कारण बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाद में करती हूँ मैं फोन। अरे पर बेटा,
पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है। ये सब मिलकर बस मेरे जिंदगी जीने के तरीके को बदलना चाहते हैं और सबको ये लगता है कि मैं दिखावा करके गलत करती हूँ। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि आजकल के जमाने में यही सब चलता है, क्योंकि हम भी अगर मामूली लोगों की तरह रहे तो आपको कोई भाव नहीं देगा। इसीलिए पूरी भीड़ में अलग बनकर निकलना बहुत जरूरी है, ताकि सब आपको देखे और आपका एक अलग ही रोब हो। वही दूसरी तरफ ऑफिस में, अरे क्या यार सावी, तेरी वेडिंग फोटोग्राफर ने अभी तक एल्बम भेजी नहीं क्या? तू तो बड़ा बोल रही थी कि कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर है जो एकदम क्वालिटी के साथ फोटो भेजेगा। तो कहाँ पर है तेरी फोटोज, और तूने दिखाई क्यों नहीं मुझे अभी तक? अरे मेरी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो फोटोग्राफर थोड़ा और वक्त लेना चाहता है। शायद आने वाले हफ्ते में शादी की फोटोज मिल जाएंगी, फिर मैं सामने से आकर दिखाऊंगी तुझे। अब तो खुश हो ना? ठीक है सावी, जैसा तू कहे। इसे तो बहुत पंचायत रहती है। लगता है किसी दिन मेरी इज्जत की बैंड यही बजाएगी। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। लेकिन अगर इस टिम्पल को मेरा सच पता चल गया तो ये पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट देगी और तब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। ना बाबा ना। सावी, जरा शुभ शुभ बोल यार। फिर एक दिन अचानक से निर्मल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तभी, अरे आनंद बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए हमें फौरन उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना होगा। अब घबराओ मत माँ, हम पापा को अभी अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ आनंद, अरे वो नया वाला खुला है ना बड़ा सा हॉस्पिटल, जो एवरग्रीन टावर के पीछे है। पूरे 15 मंजिलों वाला हॉस्पिटल है वो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से, जिसके कारण हमें आने जाने में कितनी दिक्कत हो सकती है। हाँ साबी, माँ सही कह रही है। पापा को एडमिट करने के बाद भले ही उनके पास नर्स होगी, लेकिन हमारे घर का भी एक व्यक्ति वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। नाश्ता देने के लिए, खाना देने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए। हमारा वहां पर बहुत काम होता है और इसीलिए मेरे हिसाब से पापा को हमें जीवनदान हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना चाहिए। क्यों माँ? हाँ बेटा, यही सही रहेगा। अरे ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? अरे ये जीवनदान हॉस्पिटल तो बहुत सस्ता है और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है सावी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जीवनदान हॉस्पिटल एक काफी अच्छा हॉस्पिटल है। अरे पर उस बड़े से हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स है और वहां पर एडमिट करने से पापा जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। देखना आप दोनों। अरे लेकिन जो पढ़ाई वहां के डॉक्टर ने की है, वही पढ़ाई यहाँ के डॉक्टर ने भी की है। इसीलिए तुम दिखावे पे मत जाओ और ये सब बातें करने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो इसके साथ गप्पे मारते हुए क्या बेटा है? चल जल्दी अपने पापा को बाहर लेकर आ, तब तक मैं गेट पर खड़ी रहती हूँ। इन लोगों की मिडिल क्लास सोच के कारण कहीं किसी दिन मेरी शामत ना आ जाए। मायका भी वैसा ही था और अब ससुराल भी मुझे वैसा ही मिला है। काश मेरा पति कोई अमीर लड़का होता। खैर, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा तो मेरी चल रही स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से दर्शा सकता है। अब तेजस्विनी और अनंत निर्मल को पास के ही सस्ते हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर एक दिन जब डिम्पल कोई काम कर रही होती है, तभी वो सावी के डेस्क पर किताबों के साथ साथ एक एल्बम भी देखती है। अरे ये क्या, इतनी छोटी और फीकी सी शादी। सावी ने तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें की थी, इसका मतलब वो सब एक झूठ था। ये तो क्या कर रही है डिम्पल? ये मेरा पर्सनल सामान है, इसे मत देख। अरे जो देखना था वो तो मैंने देख लिया सावी। इसका मतलब तूने इतने समय से जो कुछ भी मुझसे कहा है वो सब केवल एक झूठ था। अरे नहीं डिम्पल, वो तो। बस कर सावी, मैं सब समझ गई हूँ। अरे तू भी हम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन तूने अपने आप को अमीर दिखाने के लिए ये सब किया।
लेकिन आज तेरी पोल खुल चुकी है। हाँ डिम्पल, अभी तूने जो भी कहा है वो सब सच है। मैं भी एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ और साथ ही मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास लड़के से ही हुई है। और ये फोटो एल्बम मुझे कहीं और रखनी थी, लेकिन ना जाने ये मेरे ऑफिस के बैग में कैसे आ गई। फिर सावी डिम्पल को सब कुछ विस्तार से बताती है। देख डिम्पल, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तू प्लीज किसी को मेरे मिडिल क्लास होने के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर सबको पता चला तो मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई इज्जत उस पर एक पल में पानी फिर जाएगा। तू टेंशन मत ले सावी, मैं तेरी कलीग के साथ साथ सहेली भी हूँ, इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात कहूँ, तू ये जो कुछ भी कर रही है ये सरासर गलत है। अरे तू तो बस लोगों को दिखाने के लिए खुश रह रही है, लेकिन भीतर से तो तू बहुत दुखी है। अरे ये सब करने में आज तो तुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में तुझे इसका पछतावा भी बहुत होगा। अरे बस कर डिम्पल, अब तू भी मेरे घर वालों की तरह मुझे ज्ञान मत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और तू बस उतना ही कर जितना मैंने तुझे कहा है, प्लीज डिम्पल। फिर एक रोज, ओह नो, ये देखो आनंद, ये टॉप मैंने पूरे 3,000 रुपए का खरीदा था, लेकिन इस सस्ती और पुरानी घटिया अलमारी में इसका क्या हाल हो गया। देखो कैसे कील में अटकने के कारण मेरा टॉप फट गया। ये ऊपर से बाकी कपड़ों पर जंग और मैल भी लगती रहती है। अरे ये अलमारी तो पूरी तरह सड़ चुकी है। हे भगवान, सच में सावी, अरे ये तो पूरी तरह फट चुका है और अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। और करो पुराने सामान इस्तेमाल। अरे 1000 बार कह चुकी हूं मैं तुम्हें कि घर के फर्नीचर खराब हो चुकी है, बदल दो इन्हें, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। और इसीलिए अब से मैं अपने कपड़े इस अलमारी में नहीं रखूंगी। ऐसे ही एक दिन जब तेजस्विनी मंदिर जाती है, तभी उसे वहां पर सुजाता मिलती है और बातों बातों में तेजस्विनी सुजाता को सावी की बदलती हरकतों के बारे में सब कुछ बताती है। क्या जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बेटी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो बस दूसरों को दिखावा करने ही आता है, बाकी कुछ नहीं। और इतना भी दिखावा करना सही नहीं है, वरना इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। जी, आपके समझाने पर शायद वो समझ जाए, क्योंकि हमारी तो वो कुछ भी नहीं सुनती। फिर सुजाता सावी को कॉल करके उसे समझाने लगती है, लेकिन सावी उसकी कोई बात नहीं मानती। अरे माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ और आपको वहां बैठकर बस मुझे प्रवचन देने का ही काम है, लेकिन मुझे यहाँ पर ढेर सारे काम हैं, तो मैं पहले उसे निपटा लेती हूँ, फिर आराम से आपकी बात सुनूंगी। अरे लेकिन सावी, बेटा मेरी बात तो सुन। काट दिया। हे भगवान, मैं तो इसी उम्मीद में थी कि एक मिडिल क्लास परिवार की बहू बनकर मेरी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये लड़की सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही है। सुजाता अब काफी चिंतित हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे बहू, कल हमें पंकजा बहन के घर जाना है। उनके घर पर सत्यनारायण की कथा है ना, इसीलिए तू कल ये साड़ी पहनेगी और वो खानदानी गहने जो मैंने तुझे दिए थे ना, वही पहन लेना। लेकिन माँ जी, ये कैसी साड़ी है? इसे पहनकर तो मैं एकदम गरीब टाइप लगूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, लोग तरसते हैं ऐसी डिजाइन की साड़ी पहनने के लिए। खास वाराणसी से लाई है मैंने, इसलिए ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप ये साड़ी पहन ले कल। अब सावी को ना चाहकर भी वो साड़ी और गहने पहनकर ही जाना पड़ता है। और फिर वहां पर, क्या बात है सावी, आज तो तुम्हें हमने पहली बार इतने सादे लुक में देखा है। अरे कैसी लग रही हो तुम? वाकई में यार, हमेशा तो तू एकदम टिप टॉप रहने वाली लड़की है, तो फिर आज तूने इतनी सिंपल सी साड़ी क्यों पहनी है? और ये किस तरह के गहने पहने हैं तूने? अरे हम तो तुझे रोजाना देखने के लिए तेरा इंतजार करते हैं, लेकिन आज तो तुमसे बेहतर हमारी साड़ियां लग रही है। क्यों सुहाना? और नहीं तो क्या।
अब सावी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर तेजस्विनी को सुनाने लगती है। देखा माँ जी, आज आपके कारण मेरी इज्जत फिर एक बार मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर हंस रही थी, बातें बना रही थी। अरे इतने लंबे समय से मैंने अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन आज वही इज्जत एक झटके में चली गई, और वो भी बस आपकी दी गई पुरानी साड़ी और इन गहनों के कारण। अरे बेशरम लड़की, ये तो क्या बकवास कर रही है। अरे तुझे तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए जो तू ये इतने सालों पुराने गहने पहन रही है। अरे तू जानती भी है क्या कि इन गहनों की आज की तारीख में क्या कीमत है? आज के जमाने में तो सारा मिलावटी सोना होता है, वही ये गहने असली है, और इनमें तो बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बसा हुआ है। और वही दूसरी तरफ ये साड़ी वाराणसी की 130 साल पुरानी साड़ी की दुकान से खरीदी है मैंने। अरे वहां पर तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी होती है। देख बहू, जरूरी नहीं कि हर सस्ती या सादी चीज घटिया ही हो। कभी कभी कुछ सस्ती चीजों का मोल बहुत महंगा होता है, लेकिन तेरी जैसी लड़की ये कभी नहीं समझ पाएगी। सावी को सुनाकर तेजस्विनी वहां से चली जाती है और सावी एकदम हैरान खड़ी रहती है। माँ जी ने अभी जो भी कहा उस बात में गहराई तो थी। सावी अभी गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर एक दिन अचानक से सावी को ऑफिस से आने के बाद चक्कर आ जाती है। सावी, आंखें खोलो सावी। ओ गॉड, माँ, सावी तो बेहोश हो गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? फिर अनंत और तेजस्विनी सावी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसके बाद उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे डेंगू मलेरिया हो गया है, जिस कारण उसे 3 दिनों तक वहीं पर एडमिट किया जाता है। फिर चौथे दिन घर आने के बाद, अरे अनंत, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सावी, सब ठीक है। अब तुम बीमार हो ना, इसीलिए मैं हाफ डे लेकर आया हूँ। और मैंने बॉस से भी कह दिया है कि जब तक मेरी बीवी ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे हाफ डे लेने दीजिए, और बचा हुआ सारा काम मैं बाद में निपटा लूंगा। लेकिन अनंत, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मेरे कारण अपनी परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जिसके पास हर वक्त कोई बड़ा होना ही चाहिए। देखो, मैं तो धीरे धीरे ठीक भी हो रही हूँ, और वैसे भी घर में माँ जी और पापा जी भी तो है ना, तो तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सावी, वो दोनों तो खुद बूढ़े हैं, और वो दोनों देखरेख कर करके भी कितनी देखरेख कर पाएंगे। अनंत प्लीज, अपने काम को आगे के लिए पेंडिंग मत रखो, नहीं तो बाद में तुम पर एक साथ बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। नहीं सावी, अब इस समय मुझे बस इतना ही समझ आ रहा है कि एक जिम्मेदार पति होने के नाते मुझे अपनी पत्नी के पास होना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। अरे काम तो होता ही रहेगा ना, लेकिन अभी उससे बढ़कर मेरे लिए तुम्हारी सेहत है। अनंत की ये बातें सुनकर सावी को बहुत अच्छा लगता है, और अनंत की गैर मौजूदगी में तेजस्विनी भी सावी की खूब देखभाल करती है। ज्यादा नखरे मत कर, और चल जल्दी से ये खिचड़ी खा ले, खास तेरे लिए बनाई है मैंने। अरे क्या माँ जी, आप डांट भी रही हो और खिला भी रही हो। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन इस समय अपनी बड़बड़ बंद करके ये खा ले। गर्मा गर्म खाएगी तो असर होगा, वरना ठंडा होने के बाद कोई फायदा नहीं। ठीक है माँ जी, खा लेती हूँ मैं। अब सावी सादा और सिंपल खाना खा खाकर बहुत ऊब जाती है, जिस कारण निर्मल उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लाता है। ये ले बहू, तेरी पसंदीदा मिठाई। कड़वी दवाइयाँ खा खा कर तेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया था ना, इसीलिए लाई है मैंने। खा ले बेटा, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन पापा जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आपने ये मनमोहन मिठाई वाले से लाई है क्या? हाँ बहू। बाप रे, अरे क्या पापा जी, आप भी हाल ही में ठीक हुए हो, और डॉक्टर ने कहा है आपको कि ज्यादा शरीर को तकलीफ ना दे और जितना हो सके आराम करे।
और फिर भी आप 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। अरे वहां तो हर वक्त ग्राहकों की लंबी कतार लगी होती है। हाँ तो उसमें क्या हुआ बेटा? अब तेरा मुंह एकदम से बेस्वाद हो चुका था, इसीलिए मैंने ये किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। देख, मैं एकदम सही सलामत हूँ। शुक्रिया पापा जी। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर सावी को अब धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फिर एक दिन जब सुजाता उससे मिलने आती है, तभी, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मुझे अब अपनी सारी गलतियां समझ आ रही है कि मैंने जीवन भर बस दिखावा ही किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी खुद को खुश ही नहीं कर पाई। बस लोगों को दिखाती रही कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे ससुराल वालों के साथ भी मैं कभी ठीक से पेश नहीं आई, लेकिन जब मैं बीमार हो गई तब सबने अपना गुस्सा अपनी जगह रखकर मेरी देखभाल की। और शायद यही जिंदगी की असली कमाई होती है। हाँ बेटा, अरे मैं और तेरे पापा तो तुझे हमेशा से यही समझाते आ रहे थे कि अपनी सोच बदल। और अब मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आखिरकार तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया और तू अब उन्हें ठीक करना चाहती है। हाँ माँ, मैं अब सबसे माफी मांगूंगी, लेकिन सब मान तो जाएंगे ना? अब वो तो उनके ऊपर है बेटा, लेकिन तू सच्चे मन से माफी मांगना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सावी उन तीनों से माफी मांगती है। मैं आप तीनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आज तक मैंने हमेशा चीजों को ही महत्व दिया है, लेकिन कभी किसी रिश्ते को महत्व नहीं दिया। और आप तीनों ने इतना सब होने के बाद भी मुझे इतनी अच्छी तरह से संभाला, और ये देखकर मेरी आंखें भर आई। और अब मुझे एहसास हो गया है कि आपका स्वभाव और आपका मन ही आपकी असली कमाई होती है। और अगर आप वो सही रखोगे तो दुनिया की हर एक चीज जीत पाओगे। हाँ बहू, अरे आजकल का जमाना बस दूसरों को ये दिखाने में व्यस्त है कि हमारी जिंदगी आपसे भी अच्छी है। हम भी महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे घर में रहते हैं और सब कुछ एकदम हाई क्लास है, लेकिन असल में तो सब अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। इसलिए इंसान को अंदर से खुश रहना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। माँ ने बिल्कुल सही कहा सावी। कभी कभी कुछ सस्ती चीजें ही जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगी साबित होती है, जैसे कि दादी के गहने, जिनमें उनकी यादें बसती है, क्योंकि वो कभी खरीदी नहीं जा सकती। और बहू, दिखावा करने से अच्छा जो है उसी में खुश रहे। और हम थोड़ी ना कोई गरीब लोग हैं, हम लोग भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाते हैं, एक अच्छे से घर में रह रहे हैं। अब और क्या चाहिए जीवन में? और रही बात सस्ती चीजों की, तो उनमें कई सारी भावनाएं जुड़ी रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो। हाँ, सबको वक्त के साथ बदलना ही चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है ना कि जो मन में आए वो खरीद ले। इसीलिए थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। और सावी, उस दिन भी तुमने पेरिस का झूठा एडिटेड फोटो पोस्ट किया था, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपने जीवन में इतने काबिल बनो कि जो दुनिया तुम झूठ मूठ में दिखा रही हो वो तुम सच में कर पाओ। फिर देखना, उसकी खुशी कुछ अलग ही होगी। हाँ आनंद, तुम सच कह रहे हो, और आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों के कारण ही मेरे जिंदगी जीने का नजरिया बदला है, और अब से मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। सावी के ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वह सुधर कर खुशी से रहने लगती है।